अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाक़या। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप कर आया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर है, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट के आप फौरन आ जाइए। मैं इसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर हैं, तो बच्चों ने बताया पापा इन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा और मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी इनसे ख़राब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह तक बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घरों में काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा तुझे तो तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम इनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो ये मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। जितना बोलते इससे भी ज़्यादा रो रहे थे। उसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। इनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा मैं एक जज हूँ। तो उस चौकीदार ने कहा जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। इसने बड़े जहरीले लफ्ज़ में कहा 2 बजे रात को आप ले जाके कहीं इसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं।
آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں، جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک ہی آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم تھی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتوں پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے تقریباً 3:45 ہو گئے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن رستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتی رہی۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس سے رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر اور بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانیں سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے۔ اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو دیں، تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔